हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह क्लास 10th यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम वापिस फिर से आपके लिए लेकर आए हैं पूरे क्लास 10th के साइंस से टॉप इंपॉर्टेंट 50 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी प्यारे बच्चों पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार 2026 के बोर्ड परीक्षा फाइनल एग्जाम में अगर आप बेहतर नंबर लेके आना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको इस क्लास के अंदर एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं और आपकी तैयारी कितनी हुई है आपको खुद जांचने का भी एक बहुत ही बेहतर मौका है। गुड इवनिंग रेहान, एलेक्स भाई, सुहानी सिंह, रागिनी कुमारी, निक्की कुमारी, इट्स सौरभ, गोपाल, कैसे हैं आप सब लोग? और भी हमारे साथ काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी तैयारी को बेहतर कराने के लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार दिल की इमोजी लगा करके मेरे सभी छोटे भाई बहन ये बता देंगे कि क्लास स्टार्ट किया जाए, और आप सभी लोग हमारे साथ चैट में रिप्लाई भी करने वाले हो। हर एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आज हम साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट से टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हालांकि टोटल 50 सवाल है। उर्मिला सिंह, अंकित शाह, साक्षी, सुहानी, आर्य, चंदन, नीभा, यशराज, राजेश कुमार, अनिल मंडल, के सिंह, रागिनी कुमारी। चलिए, वेरी गुड, काफी बच्चे हैं। प्लीज प्यारे बच्चों लाइक कर लीजिएगा सब लोग, और सब लोगों ने दिल की इमोजी दे दिया। तो लीजिए फिजिक्स का सबसे पहला सवाल। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? 2025 के बोर्ड परीक्षा में यह सवाल पूछा कि जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो पूरी तरह से कट जाता हो और आभासी जो कटता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा डेफिनेशन में आप पढ़ते हो। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आप अपने पठित सिलेबस के आधार पर बताएं जल्दी से। हाँ, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा बनता है। और उल्टा जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बहुत सुंदर, पहला जवाब सबका सही। सब लोग पेन पेपर पर नोट करते चलना कि आपका कितना जवाब सही हो रहा है, क्योंकि लास्ट में जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, आपके रिजल्ट का, कि 50 में आपका कितना सही हुआ। और जिसका जितना नंबर आएगा मैं पर्सनली आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपके कमेंट को रिएक्ट करूंगा। तो सब लोग स्कोर अपना बनाते चलना कि कितना सही हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सवाल, लेंस की फोकस दूरी और एफ, फोकस दूरी एफ और क्षमता पी हो तो क्या इसमें सही इक्वेशन दिया गया है? देखो, फोकस दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? छोटा वाला एफ, और पावर ऑफ लेंस जो होता है यानी कि लेंस की क्षमता को लिखते हैं मेरे भाई पी। पी लिखते हैं ना? यस सर। तो आपने पढ़ा कि फोकस दूरी और पी क्या होता है, आप पढ़े होंगे। अब इनके बीच में चार इक्वेशन करके दे दिया कि बताओ एफ बट्टा ए पी बराबर क्या 0.5 आएगा, या एफ गुना में पी बराबर 1 आएगा, या पी बट्टा एफ बराबर 1। तो आप लोग जानते हो क्या होता है? पी बराबर 1/f होता है, यानी कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, या फोकस दूरी लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। बात बराबर है। तो इसने कहा कि एफ को और पी को गुना करो। तो पहले हमारा सही जवाब यही होगा, क्योंकि आपने सही बताया है। क्यों ये सही होगा मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों एफ गुना पी है। अब हम निकालते हैं एफ गुना पी की जगह पे क्या होता है? 1 में एफ। एफ और एफ पेड़ा जैसा मुंह बना के बैठ गया, कट गया, क्या हो गया हमारा आंसर? 1। तो ये सही इक्वेशन है। बहुत सुंदर। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या हो सकता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना हो सकता है? आप सभी लोग सही सही जवाब बताएंगे फटाफट से। उत्तल दर्पण में पूछा गया है मेरे भाई, एकदम सही जवाब बताइएगा। और वीडियो लाइक जरूर करिएगा सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा 10th की बेहतर तैयारी के लिए। तीसरा का सी आ रहा है जवाब, 1/2। वेरी गुड। 0 से 1 के बीच में हो जाता है, 0 से 1 के बीच में होता है।
तो 0 से 1 के बीच में जो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू दिया है 1.2 1.5 सॉरी 0.5 होगा, 1/2 है। तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा ये आपको बताना है। तारपीन के तेल का, उसके बाद बेंजीन का दिया है, उसके बाद पानी का दिया है, उसके बाद किरोसिन का दिया है। आप सब लोग जानते हो किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है भाई। पानी का कितना होता है? 1.33 होता है। बेंजीन का कितना होता है? 1.5 होता है। और तारपीन का कितना होता है प्यारे बच्चों? 1.47 होता है। आप इन चारों वैल्यू में देखो किसका सबसे कम है। इन चारों में सबसे कम किसका है सर जी? पानी का। तो पानी का ही अपवर्तनांक सबसे कम है इन दिए गए चारों ऑप्शन में। दिए गए चारों ऑप्शन में प्यारे बच्चों पानी का अपवर्तनांक सबसे कम है। आगे चलो, अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है बताइए भाई। अवतल लेंस की बात हो रही है। अवतल लेंस की बात हो रही है कि सर जी अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब मिलेगा। क्या अवतल लेंस से छोटा प्रतिबिंब मिल सकता है? क्या सीधा मिल सकता है? क्या आभासी मिल सकता है? या सभी मिल सकता है? बताएंगे सभी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन जी लोग। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे हो। जल्दी सर क्रैश कोर्स कब होगा साइंस संग्रह पे? बहुत जल्द होगा, बट अभी टाइम है। अभी आपका सिलेबस प्यारे बच्चों टीचर्स डे का इतना अच्छा प्यारा सा ऑफर है। अगर आप क्लास 10th में हैं, मात्र 299 रुपए में प्रबल बैच साइंस संग्रह ऐप पे है, तैयारी कर सकते हो एकदम अभी से। पांचवा का सही जवाब सभी लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी। वेरी गुड प्यारे बच्चों, सभी हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र के अंदर माने हमनी के आंखिया के भीतर कैसा लेंस बा? मानव नेत्र के अंदर कैसा लेंस है प्यारे बच्चों? ऐसा लेंस है या ऐसा लेंस है? भाई इसको कहते हैं अवतल लेंस, इसको कहते हैं उत्तल लेंस। तो हमारे आंखों के अंदर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? एक है उत्तल, एक है अवतल। एक को अपसारी कहते हैं, एक को अभिसारी कहते हैं। यानी एक ऐसे प्रकाश को ऐसे मतलब किरणों को ऐसे बिखेर देता है और एक केंद्रित कर लेता है। अभिसारी और अपसारी। आपसे पूछा अपसारी कौन है, बताइए सभी लोग। अपसारी किसको कहिएगा? अपसारी कहते हैं मेरे भाई अवतल लेंस को। कॉनकेव लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस को भैया हम अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहें मेरे भाई? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन ए। पूछा आकाश का नीला रंग किस घटना का परिणाम है? मेरे भैया आकाश का रंग नीला होता है, बट क्या है? कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण आकाश का रंग नीला होता है? और यह नीला रंग सिर्फ पृथ्वी के लोगों को दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो धूल कण नहीं है, धूल कण नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए काला दिखाई पड़ता है। लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल है, और वायुमंडल है तो यहां प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए हमको आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। तो 8वां का सही जवाब आप लोगों ने बताया। अब अगला सवाल का इंतजार करिए। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? मेरे भैया आप सब लोग पढ़े हो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, चिन्ह परिपाटी आपने पढ़ा होगा। वस्तु की दूरी देखी जाती है, मापी जाती है। प्रतिबिंब की दूरी मापी जाती है, वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मापी जाती है, फोकस दूरी मापी जाती है, वक्रता त्रिज्या मापी जाती है। तो हम कहां से ये सब चिन्ह परिपाटी में मापते हैं? शुरुआत कहां से करते हैं? हम करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये हमारे पास अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। और ये आप सब लोग जानते हो ध्रुव है P, और ये हमारा फोकस हो गया F, और ये हमारा C हो गया। यहां तक की दूरी फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या। हम दूरी कोई भी चिन्ह परिपाटी में हम मापते भी हैं तो सभी दूरियां P से मापी जाती है। P का मतलब होता है मेरे भाई पोल, यानी कहां से? ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है प्यारे बच्चों? ध्रुव से मापी जाती है। अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या कहा गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। हमने पहले तो यही पढ़ा ना, ये आपतित किरण,
अब ये सघन से विरल हो, विरल से सघन हो तो अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब से दूर हटना, ये अलग केस है। पर माध्यम एक हो गया, ये माध्यम 1 है, माध्यम 1 और ये माध्यम 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर ये क्या हुआ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या पढ़े हो आप सब लोग कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब आपतन कोण का मतलब आई और ज्या का मतलब होता है साइन, तो साइन आई बटा में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जो कि अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो कुल नियम कितना हो गया, 2। हालांकि बताना था सिर्फ 2 ही कि 2 होता है, लेकिन कौन कौन होता है ये मैंने आपको बता दिया। और देखिए सवाल पूछा है अगला, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बता दीजिए। बताइए तो जरा, देखते हैं कितने लोग सही बता रहे हैं। सर संस्कृत ग्रामर कब पढ़ाएंगे? बेटा संस्कृत ग्रामर की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक संस्कृत ग्रामर की अभी इस सेशन में एक क्लासेस मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले कराया है। फिर मंडे को अगली क्लासेस होने वाली है, कल संडे है। मंडे को संस्कृत ग्रामर की दूसरी क्लास है और वो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सोमवार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें आपको संस्कृत में फाइनली अनुवाद बनाना हम सिखा देंगे। मतलब वो शुरू कर देंगे बढ़िया सा अनुवाद जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, और वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायोप्टर आपने कहा क्योंकि पावर ऑफ लेंस बराबर, यानी कि लेंस की क्षमता जो होती है मेरे भाई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। अब मेरे भैया लेंस यहां पर क्षमता आप निकाल रहे हो तो फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। मीटर में तो देखो मीटर में दिया है 1 मीटर, तो 1/1 बराबर 1 डायोप्टर हो गया। ठीक है ना, अगर सेंटीमीटर में दिया रहता तो भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वक्रता त्रिज्या और आर और एफ में संबंध बता दीजिए। एफ और आर में कितना बढ़िया संबंध होता है, एफ बराबर r/2। या प्यारे बच्चों इसी को कभी कभी घुमा के लिख देता है r बराबर 2 इंटू एफ। नकिया हैसे धरा, नकिया हैसे धरा, अच्छा इसे घुमा के धरा, नकिए धराई, बात बराबर। तो सवाल चाहे ऑप्शन में ऐसा दे दे चाहे ऐसा दे दे, इतना तो हमें और आपको बच्चों पता ही है ना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, एफ बराबर r/2। ठीक है, अगला, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह काम करता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए फटाफट से प्यारे बच्चों, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं जल्दी। सी बता रहे हैं सब लोग, फिल्म। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। जैसे रेटिना, रेटिना क्या, रेटिना पे प्रतिबिंब इमेज दिखाई देता है, तो वैसे ही यहां पर कैमरे में फिल्म होता है। हाँ, नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता आप सब लोग जानते हो, हर नेत्रों की समंजन क्षमता होती है। अगर वो जब तक सही है तो हम दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं। अब समंजन क्षमता अगर कम हो गई तो हमारे आंखों में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन सा दोष उत्पन्न होता है बच्चों? जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। आगे देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में प्यारे बच्चों 7 रंग होते हैं ना। कितने होते हैं? 7 रंग। और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? VIBGYOR, वाइब्ज्योर। बी से क्या हो गया? वायोलेट, यानी कि इस कलर का नाम हो गया बैगनी, बैंगनी हो गया। आई से इंडिगो मतलब जामुनी। उसके बाद बी से ब्लू मतलब नीला। जी से ग्रीन मतलब हरा। वाई से येलो मतलब पीला। ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी। आर से हो गया मेरे भैया रेड। क्या हो गया? रेड मतलब लाल। तो ये 7 रंग मिलता है। कितना रंग मिलता है? 7 रंग। और जब कभी बारिश होती है, बूंदे, और उसी समय थोड़ा धूप निकल जाता है तो हम लोग इंद्रधनुष देख पाते हैं। वहां पर क्या होता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? किस घटना के कारण? प्रकाश की किरणें जल की बूंदों से गुजरता है। तो वहां पर एक तो माध्यम परिवर्तन हो गया, माध्यम परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है।
और रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, उस समय आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, चाहे सूर्य उदय हो रहा हो, चाहे सूर्य डूब रहा हो, उस समय आकाश का रंग एकदम लाल टक टक हो जाता है, एकदम रक्ताभ लाल हो जाता है, एकदम खून की तरह हो जाता है ना बच्चों? यस, आप सब लोग सही जवाब बता रहे हैं। चांदनी ने सही बताया, गोपाल जी ने, विनीत, रोशनी गुप्ता, एलेक्स भाई, कुमकुम कुमारी, उमेश पासवान ने, निक्की सही बताई, रेहान सही बताए हैं, उर्मिला सही बताए, आलोक सही बताए, बीपीएससी कुछ नाम से आईडी है उन्होंने भी सही बताया, साक्षी सही बताई, विक्की यादव सही बताए, अनिल मंडल सही बताए, प्रिया गुप्ता सही बताई, यशराज म्यूजिक सही बताए हैं, के सिंह सही बताए हैं, मोनू सही बताए हैं, प्रियांशु सही बताए हैं, जयपाल सही बताए हैं, संतोष सही बताए हैं, अलंकार कुमार मंडल ने सही बताया है, वेरी गुड, अंकित सही बताए हैं, बहुत बढ़िया, सबका नाम ले लिया। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब सूर्य डूब रहा होता है ना तो हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है, और सूर्योदय के समय भी ये रहता है। जब प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है। हम जब देखते हैं ना कि सूर्य उदय हो चुका है और लास्ट में देखते हैं कि सूर्य डूब रहा है, तो जब डूब रहा होता है एक्चुअल में 2 मिनट पहले हम देख रहे हैं, हालांकि डूबता है वास्तव में 2 मिनट बाद। ये जो घटना होती है ये वायुमंडल में अपवर्तन की घटना होती है। इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ये हम देख पाते हैं मेरे भैया। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा? मान लीजिए ये इतना लंबा तार है और एक में इतना लंबा तार है, सबसे ज्यादा रुकावट कौना में हुई? एगो में बल्ब मान रहे जा लगा देला लोग, आ एगो में बल्ब मान रहे जा लगा देला लोग, आई बल्ब मान लो तो सबसे ज्यादा रुकावट है, बढ़िया एकदम बल्ब जलेगा चमक दमक, आई थिंक डिम टाइप के जलेगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, रुकावट उतना ही ज्यादा होगा। तो लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए प्रतिरोध का मतलब आर सीधा समानुपाती होता है चालक तार की लंबाई। अब जितना ज्यादा लंबा तार लोगे उतना ज्यादा रुकावट है, बस। तो ये बढ़ता है। 1 वोल्ट किसको कहते हो मेरे भाई? वोल्ट बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा में आवेश, यही ना होता है विभवांतर बराबर V। 1 वोल्ट, आलेसांद्रो वोल्टा का नाम सुने होंगे आप सब लोग। जी सर जी। अब सुनिए, वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में वोल्ट दे दिया गया। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। ऑप्शन बी। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ोगे भैया? ए मीटर को जोड़ना श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जोड़ना है समांतर क्रम में। नहीं भूलोगे ना सब लोग? वीडियो लाइक करना मेरे भाई, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना, अपने दोस्तों को बुलाना भी, खास करके मंडे के दिन, क्योंकि उस दिन संस्कृत पढ़ाने वाला हूं, व्याकरण। तो यहां एमीटर को हम कहां जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। पार्श्व में कौन जुड़ता है? समांतर में वोल्ट मीटर। ओम के नियम V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है बच्चों। अगला, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भाई? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। आवेश का मात्रक हो गया कूलम, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस, सावधानी हटल दुर्घटना घटल, नजर हटल तो नंबर कटल। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना सब लोग, ऑप्शन डी लगाना। समीकरण देख लो, ये जो समीकरण देख रहा हो इस समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है? सर जी 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर सिर्फ एक पदार्थ बनाए, एक अभिकारक का निर्माण करे। अब मान लो ये है, दोनों आपस में जुड़ करके एगो बड़का बना दिया, तो इससे दोनों संयोग हो गया, दोनों जुट गया, कंबाइन हो गया, तो कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चा? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे।
अगला कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हो। मान लो हमारे पास AB है, ये CD है, A प्लस है, B माइनस है, क्योंकि आयन की बात हो रही है। यहां पर C प्लस D माइनस, रिएक्शन होगा, हाई दोनों के हो गई ब्रेकअप, मारामारी हो गई बा, अपने में लड़ कट गई बड़ा सही, दोनों A और B अब ब्रेकअप हो गया। शीशे का था दिल मेरा, आहिया आहिया, दिल टूट गई बबुआ। अब ये क्या किया, इधर आ गया, बोला कि जो हम तोरा संग ना रहो, भागो यहां से, इसको भगा दिया, और ये इसको भगा दिया, तो इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, ए हो गया डी के साथ और सी हो गया बी के साथ। दोनों ने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, तो ऐसे को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला सवाल है, जल में घुलनशील भस्म, जो भस्म पनिया में घुल जाए उसको क्या कहोगे। कनिया ना कनिया, पानी कहनिया, पनिया। जो भस्म जल में घुल जाए उसको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, क्षार कहते हैं। तो सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं क्या, कि सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं। तो जो भस्म जल में घुलेगा वही क्षार होगा, जो नहीं घुलेगा वो भस्म में रहेगा। तो सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं। कली चूना का रासायनिक सूत्र, कली चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जो सीमेंट बनाने में भी काम आता है प्यारे बच्चों। और इसको पानी में डाल दोगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा, जिससे आप पुतैया करते हो दीवारों की। तो कैल्शियम ऑक्साइड। अगला, हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है प्यारे बच्चों। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर अमाशय में एसिड बनता है, अम्ल बनता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। इसको हम अमाशय अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से मेरे भाई, अमाशय अम्ल के नाम से भी जानते हैं, अमाशय अम्ल। अगला, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बता दो भाई। सूत्र जब भी लिखना हो अच्छे से नाम पढ़ो। पोटेशियम तो के हो गया, नाइट्रेट को क्या लिखते हो, मैं कहा हूं कार्बोनेट को CO3, नाइट्रेट को NO3, दोनों की संयोजकता एक है, इसलिए KNO3 हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अम्ल और क्षार जब आपस में विक्रिया करेगा तो क्या होगा, अम्ल और क्षार को लड़ाई करवा दो, ये आपस में अभिक्रिया करके मेरे भाई लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब NaHCO3 होता है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर हम इसके अंदर इमली में पाया जाने वाला अम्ल मिला दें, अगर हम इसके अंदर NaHCO3 के अंदर इमली में पाया जाने वाला टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं प्यारे बच्चों, तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर BP। लेकिन मान लो अगर हम इसके अंदर मेरे भाई नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक अम्ल मिला दें, तो बन जाएगा 6 सेकंड में दिखाने वाला कमाल, जिसको हम लोग इनो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इनो लवण कहते हैं। इनो एसिडिटी से मुक्ति दिलाता है मात्र 6 सेकंड में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, NaHCO3 एवं टार्टेरिक अम्ल, क्योंकि बेकिंग पाउडर है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा, और धोने वाला सोडा मतलब Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक जिसको लैब के अंदर नहीं बनाया गया, जिसको इंसान ने नहीं बनाया, मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों से बनाया गया हो, जो प्राकृतिक संसाधन है। फिनोल्फथालीन प्यारे बच्चों लिक्विड है जो लैब के अंदर बनाया गया, केमिकल, तो ये तो नहीं है। मेथिल ऑरेंज केमिकल है, लेकिन हल्दी प्राकृतिक पौधे से बनता है, हल्दी की खेती होती है भाई,
तो ये हमारा सही जवाब। अगला, कौन प्रबल क्षारक है? बाबू प्रबल क्षारक की बात करें, दो सूत्र याद रखना, NaOH KOH, बस आपका सिलेबस इतने में पार है। प्रबल क्षारक की जब भी बात करेगा तो ये सब दुर्बल वाले हैं। CaOCl2, CaOCl2, आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, CaOClCl, CaOClCl, बात बराबर है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, जो कि विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं बच्चा इसको। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। प्रचलित नाम पूछा है, विरंजक चूर्ण कहते हैं। और अगर इसका रासायनिक नाम पूछता तो बच्चा रासायनिक सूत्र देख के कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन पूछा है प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। किसको जल में डुबा कर रखते हैं? मैंने बताया ना आपको कि श्वेत फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है प्यारे बच्चों। सफेद फास्फोरस को कहीं खुले हवा में रखो जलने लग जाता है, इसलिए इसको पानी में डुबा के रखते हैं। और मैंने आपको धातु अधातु चैप्टर में यह भी बताया था कि अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इसको पानी में डुबा के रख दो, रिएक्शन थोड़ी करेगा। तो इसको हम पानी में डुबा के रखते हैं। किसको? सफेद फास्फोरस को। कंजूस लोग, जितने कंजूस भाई बहन जी अभी क्लास में आए हैं, भाई कंजूसी मत करना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चा। अभी आगे बहुत सारे सेशन लेके आने वाले हैं। जो अयस्क में अशुद्धि पाई जाती है उसको क्या कहते हो? भाई मिट्टी के अंदर अयस्क है, जिसमें से हम लोहा निकालते हैं, तांबा का अयस्क से तांबा निकालेंगे, एल्यूमिनियम, कई सारे धातु निकाले जाते हैं, लेकिन उसमें गंदगी रहता है। उस गंदगी को अधात्री या गैंग कहते हैं, गैंग या अधात्री कहा जाता है। अगला, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या तो 12 होती है, लेकिन इसकी संयोजकता क्या होगी? मैग्नीशियम जिसका परमाणु संख्या 12 है। प्यारे बच्चों, कक्षा KLM इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आपको क्या मिलेगा? 2 8 2। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसके लास्ट कक्षा में, जिसके बाहरी कक्षा में मेरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो उतना इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर देगा। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसी को हम संयोजकता कह देंगे। यहां पर त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन चाहे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। लास्ट में 2 है इसलिए संयोजकता नहीं है, लास्ट में 2 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये त्याग भी 2 हो रहा है इसलिए संयोजकता होगा। तो मेरे भैया ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? अभी कल ही अपने प्रबल बैच के अंदर साइंस संग्रह ऐप पे ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं, कल ही पढ़ाया था कि कैलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3। और ये प्यारे बच्चों एक प्रकार का कार्बोनेट अयस्क है जिसमें CO3 लगा है। और इसमें कौन सा धातु दिख रहा है? जिंक, इसलिए जिंक कहेंगे, ऑप्शन ए। अगला, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड का मतलब ZnS, ये सल्फाइड अयस्क है। और प्यारे बच्चों इसमें भी कौन सा धातु है? Zn। सर PDF कहां मिलेगा? मेरे भाई मैं सभी लोगों से कह रहा हूं कि आपको अगर 10th क्लास की सभी स्लाइड का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें विवरण दिया रहता है, उसमें टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना, उसमें सारा PDF आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप क्रमवार तरीके से हमारे अगर PDF चाहते हो तो साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलो। शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं। शुद्ध सोना का मतलब कितना कैरेट? कैरेट में सोने की शुद्धता मापी जाती है कि सोने की शुद्धता कितनी है। और शुद्ध सोना का कैरेट कितना होता है? 24 कैरेट, 24। अगला, निम्न में से कौन अधातु है? आपको पहचानना है कि इसमें अधातु कौन है। लोहा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सोना धातु है, लेकिन कार्बन अधातु है। आगे, 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार बना सकते हो? प्यारे बच्चों, सोना एक धातु है। सोना क्या है?
धातु है और धातु मेरे भाई तन्य होती है, उसको खींचकर पतला तार बना सकते हो। और अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है मेरे भाई, 1 ग्राम सोना का मतलब 2 किलोमीटर तार बन सकता है खींच करके, इतना पतला। कितना किलोमीटर बच्चा? 2 किलोमीटर तार हम बना सकते हैं लगभग इससे। कितना किलोमीटर मेरे भाई? 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं। समझ में आया क्या? चलिए अगला सवाल। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन, छोटी आंत में, बड़ा आंत छोटा आंत होता है ना हमारे आमाशय के अंदर, तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन को हम लोग चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? चाइल कहते हैं। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है, नाम में ही प्यारे बच्चों परिभाषा छिपा हुआ है। चलिए बताइए सभी लोग, नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ट्राइफास्फेट, तो फास्फेट कितना हो गया? 3, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अगला, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ। प्यारे बच्चों जैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जिसको हम अलग अलग प्रक्रिया से बाहर निकाल देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं, उसी प्रकार पौधों में भी कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो उत्सर्जी होते हैं, जो पौधे अलग अलग माध्यमों से छोड़ता है। टैनिन, गोंद, आपने देखा होगा कनेर के फूल से दूध की तरह निकलता है, किसी में से गोंद की तरह निकलता है। रेजिन, गोंद, टैनिन, ये सभी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। ऑक्सीन, ऑक्सीजन नहीं होगा यहां पे, ऑक्सीन। प्यारे बच्चों ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है जो पादपों में पाया जाता है, जो पौधों के वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेवार होता है। कौन? ऑक्सीन हार्मोन जिसको कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधे को, पौधा अपना भोजन बनाएगा ना। जैसे हमें जीने की जरूरत है वैसे पौधा भी जीना चाहेगा। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए, उसको भी अपना भोजन चाहिए। तो वो भोजन कैसे बनाता है? भोजन बनाएगा, वो कहेगा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और जड़ के माध्यम से जल ले लेगा। क्लोरोफिल जो कि पत्तों में पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश रहेगा, सूर्य का प्रकाश, ये ऊर्जा मिलेगा इसको, और तब जाके ये पौधों में भोजन बनाता है। C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आया है? ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? जल वाला ऑक्सीजन है। कहां से निकलता है मेरे भाई? जल वाला। कौन वाला? जल वाला। ठीक है ना? गलत बता रहे हैं आप लोग, सी कहां से बताएंगेगा? सी कहां? ग्लूकोज से जल थोड़ी आता है, ग्लूकोज तो बनता है। अगला, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु, जैसे प्यारे बच्चों लोहे के अंदर, सॉरी हमारे खून के अंदर, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, उसी प्रकार क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? प्यारे बच्चों अमीबा आप सब लोग जानते हो, अमीबा सब लोग जानते हो, ये अमीबा हो गया, ये कुटपाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुटपाद। ये कुटपाद से ही भोजन को पकड़ता है। अगर इसके सामने हम कहीं यहां पर भोजन रख दें तो ये इस कुटपाद को छोटा बड़ा बड़ा करके ऐसे घेर लेगा और घेर के फिर अपने अंदर प्रवेश करा लेगा। तो अमीबा कुटपाद के द्वारा ही भोजन को क्या करता है मेरे भाई? पकड़ लेता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। आखिरी सवाल, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हो? हम जब सांस लेते हैं बच्चों तो उसको कहते हैं प्रश्वास, छोड़ते हैं उच्छ्वास, और एक साथ श्वासोच्छ्वास। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास। हमारे अंदर प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हमारा दम घूटने लगता है, थोड़ा देर सांस रोको, दम घूटता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उसको जल्दी बाहर निकालना है। तो सांस लिए प्रश्वास, CO2 को छोड़ना है उच्छ्वास, और दोनों प्रक्रिया को एक साथ श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को प्यारे बच्चों अपना प्यार जरूर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए ये पीपीटी डिजाइन किया गया, और ये सभी 50 सवाल आपको जरूर महसूस हुआ होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ।
50 में आपका कितना सही हुआ, मैं आपके कमेंट को आज रिप्लाई करूंगा एंड रिएक्ट करूंगा मेरे भाई। समझ में आया? तो सभी लोग की जिम्मेवारी है कि जैसे क्लास खत्म हो जाए वैसे ही आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। एक ऑप्शन आता है हाइप करने का, हाइप भी मेरे दोस्त कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को और कमेंट जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा। दूसरा प्रश्न है, यह कृत स्रावित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीतरस। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हीरा। चौथा प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। पांचवा प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाट। छठा प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3.6 × 10⁶। सातवां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेस्ला। आठवां प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विरंजक चूर्ण। नौवां प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2। 10वां प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7 से अधिक। 11वां प्रश्न है, मिश्र धातु कांसा में होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कॉपर और टीन। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। 13वां प्रश्न है, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एथिलीन। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोडियम। 15वां प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तल। 16वां प्रश्न है, विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एमीटर। 17वां प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डार्विन। 18वां प्रश्न है, एड्स का क्या कारण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विषाणु। 19वां प्रश्न है, अनुमस्तिष्क किसका भाग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्च मस्तिष्क। 20वां प्रश्न है, यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यकृत। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।